नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू। प्रधानमंत्री ने दुनिया से भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। भारत कोरिया संबंधों के 50 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली में आरंभ। और T20 महिला विश्व कप में आज शाम केपटाउन में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्ण विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल नहीं निकलता। उन्होंने ये भी कहा कि नवाचार और निवेश की कृषि क्षेत्र से दूरी बनी हुई है, जिससे कृषि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत के युवाओं की भागीदारी कम बनी हुई है। कृषि और सहकारिता पर बजट पश्चात सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री ने मौसम में परिवर्तन के बारे में रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराने पर फसलों के पूर्वानुमान के लिए ड्रोन के उपयोग की बात कही। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट और पिछले 8-9 वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम था। इसे बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय से कृषि क्षेत्र अभावग्रस्त रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए देश विश्व के अन्य देशों पर निर्भर रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कृषि क्षेत्र में आयात पर प्रधानमंत्री ने 2021-22 में दालों के आयात पर 17,000 करोड़ रुपए के व्यय की बात कही। उन्होंने कहा कि मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों के लिए 25,000 करोड़ रुपए और खाद्य तेलों के आयात के लिए 2021-22 में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट क्षेत्र में लगातार ऐसे निर्णय लिए गए ताकि राष्ट्र आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि भारत में आज 3,000 एग्री स्टार्टअप हैं, जबकि 9 वर्ष पहले इनकी संख्या लगभग 0 थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक उन्नति के मार्ग का रास्ता प्रशस्त कर रही है। बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक संदेश से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी चर्चा विश्व के अत्यंत कमजोर नागरिकों के उत्थान पर फोकस करें। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय मामलों को विश्व और प्रौद्योगिकी बढ़-चढ़ कर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय उपभोक्ता और उत्पादक भविष्य को लेकर आशावादी और आश्वस्त हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि प्रतिनिधि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वास्तविक अनुकूल भावना का संचार कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। Food and energy security have become major concerns across the world. Even the financial viability of many countries is threatened by unsustainable debt levels. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence and growth to the global economy.
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतिनिधि स्वयं अनुभव करेंगे कि किस प्रकार भारतीय उपभोक्ताओं ने डिजिटल भुगतान को अपनाया है। 2 दिन की बैठक में G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्वरूप, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे पर आज पहले सत्र में विचार विमर्श किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेश पर दूसरा सत्र होगा। भारत की G20 देशों की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में संपन्न हुई। एक रिपोर्ट। संस्कृति कार्यदल की बैठक के दौरान 4 महत्वपूर्ण सत्रों में भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा हुई। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भाग लेने वाले सभी देश इन प्राथमिकताओं पर सहमत हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति कार्यदल की बैठक के आधार पर साल भर चलने वाली गतिविधियों का प्रस्ताव भी तैयार किया है। भारत ने इस बैठक के लिए 4 प्रमुख विषयों का चयन किया था। इनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, एक सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, खजुराहो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि नागालैंड में स्थायी शांति लाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नागालैंड में शांति, प्रगति और समृद्धि सरकार के ध्येय हैं। नागालैंड में चुमोऊ केडिमा में एनडीपीपी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नागालैंड ने पिछले 9 वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड के बहुत स्थानों से अफस्पा हटाया गया है और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पूरे राज्य से इसे समाप्त किया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने नागालैंड को प्रधानमंत्री किसान निधि में से 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा 55,000 घरों के निर्माण की मंजूरी भी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पूर्वोत्तर को अपने लाभ के लिए एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रौद्योगिकी की मदद से भ्रष्टाचार रोका है। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि कोहिमा को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खेलों के क्षेत्र में नागा युवाओं के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार राज्य के युवाओं के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। चुनाव सभा में राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और एनडीपीपी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय के शिलांग में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक सभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने शिलांग में रोड शो भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई ऊंचाइयां और सफलता हासिल कर रहा है और इसमें मेघालय का योगदान बहुमूल्य है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्निकल वस्त्र उद्योग 2047 तक $125 अरब का बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम वृद्धि दर तेज कर सकें तो ये उद्योग $200 अरब का हो सकता है। वे मुंबई के गोरेगांव में आज टेक्नो टेक्स 2023 के 10वें संस्करण के कीनोट सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने बताया कि वर्तमान में ये उद्योग $52 अरब का है और हम $2 बिलियन तक के टेक्निकल टेक्सटाइल का निर्यात कर रहे हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर जगदेव का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत गुयाना के साथ अपने संबंधों को बहुत अधिक महत्व देता है क्योंकि ये भारतीय भाइयों और बहनों का पिछले 180 वर्षों से होमलैंड बना हुआ है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और गुयाना के बीच व्यापार बढ़ रहा है और 2021-22 में महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार में 300% से अधिक की वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकास, भागीदारी और दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रमुख स्तंभ बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर भारत जगदेव की यात्रा भारत और गुयाना के बीच मैत्री के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप कोरिया भारत के कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और महामारी के कारण स्थिर ताइक्वांडो खेल को ऊर्जा प्रदान करने और भविष्य के लिए दोनों देशों के बीच में एक मुख्य खेल प्रतियोगिता की नींव रखने के लिए आयोजित की जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण, कोरियाई संस्कृति केंद्र भारत और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ इस प्रतियोगिता की सह मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए खेल सचिव ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता से दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ होंगे। ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। T20 महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। सरकार ने बाजरा, ज्वार, कुट्टू और चौलाई जैसे अनाजों की खपत को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए इनके संशोधित गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। ये मानक सितंबर 2023 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा एवं मानक दूसरा संशोधन नियमन 2023 जारी कर लिया है। वर्तमान में मोटे अनाजों में केवल बाजरा, रागी, राजगिरा या चौलाई के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित थे। अब नए संशोधन में इनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है। अब इनमें कुट्टू, कोदो, कुटकी, समा के चावल या झंगोरा, बाजरे की ही एक अन्य प्रजाति मुरात और समकुरु को भी शामिल किया गया है। मोटे अनाज सामान्य तौर पर छोटे दानों के अनाज को कहा जाता है। इनकी फसल शुष्क मौसम के अनुकूल होती है और अन्य मौसम को भी आसानी से सहन करती है। इन्हें उर्वरकों और कीटनाशकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। मोटे अनाज की फसलें मूल रूप से भारतीय भूभाग की फसलें हैं और क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हैं। मोटे अनाज के लाभ के प्रति जागरूकता और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल 2018 में इसे न्यूट्री सीरियल का नाम दिया गया था और वर्ष 2018 को मोटा अनाज राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बलौदा, बाजरा, भाटापारा जिले में हुए हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू। प्रधानमंत्री ने दुनिया से भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। भारत कोरिया संबंधों के 50 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली में आरंभ। और T20 महिला विश्व कप में आज शाम केपटाउन में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।